हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समीर आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एथिक्स क्लास के ही अंतर्गत भारत के महान नेताओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन महान नेताओं से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। इन शिक्षाओं के माध्यम से अपने प्रशासन में हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से इन शिक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग दो ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, जिनका नाम है, आप जानते ही होंगे, भगत सिंह जी, और साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया जी के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भगत सिंह के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका नोट आप सभी लोग साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक है, ताकि जो पॉइंट मैंने अपनी कॉपी में नोट किया है एज इट इज पॉइंट आप सभी लोग भी नोट कर पाए। तो इसका नोट आप सभी लोग बनाते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप देखें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आजादी की लड़ाई में सबसे युवा क्रांतिकारी के रूप में हमें भगत सिंह जी दिखाई पड़ते हैं। महज 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। तो आप सबसे पहला मूल्य क्या दिखाई पड़ता है? त्याग और बलिदान का मूल्य। यहीं से आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर से त्याग और बलिदान, या फिर यूं कहें देशभक्ति का जो मूल्य है वो हमें सीखना चाहिए। त्याग और बलिदान, साथ ही साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि देश के लिए यानी देशभक्ति का जो मूल्य है वो हमें सीखना चाहिए। त्याग बलिदान में इन्होंने अपने देश को प्रथम वरीयता में रखा। देश को प्रथम वरीयता दी, किसकी अपेक्षा? व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा। व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा अपने देश को इन्होंने वरीयता दी। और यही हमारे मन में भी, हमारे अंतरात्मा में भी यही भाव होना चाहिए कि हम अपने देश को वरीयता दें। दूसरा जो मूल्य दिखाई पड़ता है वो ये दिखाई पड़ता है, धर्मांधता का विरोध, मानवता का समर्थन। धर्मांधता का विरोध एवं मानवता का समर्थन। ठीक है, अब इसमें आप क्या कह सकते हैं? इन्होंने जेल में रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं, नास्तिक क्यों हूं। ठीक है, और उस पुस्तक में आप देखेंगे इन्होंने बताया कि आखिरकार नास्तिक होने के पीछे कारण क्या है, और उस कारण को उद्घाटित करते हुए इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मानव है वो ईश्वर के रूप है। मानव ही ईश्वर के रूप हैं। ठीक है, ईश्वर के रूप हैं। और जब तक इहलौकिक जगत में मानव परेशान है गरीबी से, अशिक्षा से, ठीक है, गुलामी से परेशान है, तब तक हम किसी पारलौकिक ईश्वर की परिकल्पना क्यों करें। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इहलौकिक जगत में मानव की समस्याओं को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। इन्होंने कहा कि मानव परेशान है गरीबी से और हम मंदिर में बैठ करके पूजा नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे पहले मानव को ही ईश्वर मानना पड़ेगा, और मानव को ईश्वर मान करके उनकी जो समस्याएं हैं, किसकी? गरीबी की समस्या। ये सेम बात आप देखेंगे कि दिखाई पड़ती है किसकी? यही सेम बात आप देखेंगे कि दिखाई पड़ती है हमें, जो है किसकी दिखाई पड़ती है? विवेकानंद जी की। उन्होंने कहा कि हर वो प्राणी दोषी है जिसने समाज से शिक्षा लिया है और मानव का सेवा नहीं की, मानव के लिए कोई काम नहीं किया, समाज सेवा का कोई काम नहीं किया, वो हर एक व्यक्ति उस देश का दोषी है। ठीक है, तो इन्होंने वही कहा कि गरीबी है, अशिक्षा है, ठीक है, अशिक्षा है, भुखमरी है, ये भारत में है। ठीक है, भुखमरी है, ठीक है, कई प्रकार के जातिगत भेद हैं। अभी भी आप देखिए वर्तमान में भारत 21वीं सदी में है, लेकिन जातिगत और धार्मिक भेद में कहीं कोई कमी हमें नहीं दिखाई पड़ती। धार्मिक भेद भी है, जातिगत भेद भी है, धार्मिक भेद भी है। ठीक है, महिलाओं के ऊपर शोषण भी किया जाता है। अभी घरों में आप कई सारे घर देखेंगे जहां पर जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान दिया है। तो महिलाओं के ऊपर शोषण है, वृद्धों का शोषण होता है, वृद्धों को सही तरीके से जो है
उनका सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका नहीं मिलता है, ऐसे कंडीशन में हम किसी पारलौकिक सत्ता पर क्यों विश्वास करें? इसकी चर्चा कहाँ की है? मैं नास्तिक क्यों हूं, इस पुस्तक में इन्होंने इसकी चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने आधुनिक शिक्षा को धर्मांधता का विरोध किया, मानवता का समर्थन किया, और यहीं पर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप आधुनिक बनिए, तर्कवादी बनिए, इन्होंने तर्कवाद को समर्थन दिया। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इनके कार्यों में तर्कवाद दिखाई पड़ता है। ठीक है, और जो व्यक्ति तर्कवादी होगा वो किसी सामान्यतः किसी पारलौकिक शक्ति पर विश्वास करने से बचेगा। ठीक है, तो तर्कवादी, और आप देखेंगे कि आधुनिकता, आधुनिकता भी हमें इनके विचारधारा में दिखाई पड़ता है, आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। ठीक है, चौथा जो पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है, चौथा पॉइंट क्या दिखाई पड़ता है? चौथा पॉइंट आप देखेंगे युवाओं से अपील की जागने की। तो आप देखेंगे इन्होंने कहा कि युवा जो है वो भारत के भविष्य हैं, किसी भी देश के भविष्य युवा ही होते हैं। युवाओं को जागने की अपील की, और आपको पता होगा कि इन्होंने विशेष तौर पर आप देखेंगे कि इन्होंने संगठन भी कई सारे बना रखे थे। ठीक है, और उन संगठनों के माध्यम से इन्होंने कई प्रकार के ब्रिटिश सरकार को चुनौती प्रस्तुत की। इन्होंने युवाओं से कहा कि भाई ऐसा है कि आप राजनीतिक रूप से तो सक्रिय रहिए ही, राजनीतिक के साथ साथ आप आर्थिक रूप से भी सक्रिय रहिए, और समाज में सामाजिक रूप से भी आप सक्रिय रहिए, समाज में अपना एक स्थान क्रिएट करिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो युवाओं को जागने की अपील की, और युवाओं को देश का भविष्य भी बताया। इन्होंने कहा कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवा होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात है। और तीसरा, पांचवा पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है, ये सारे पॉइंट नोट करते रहिएगा। पांचवा पॉइंट जो हमें दिखाई पड़ता है वो क्या दिखाई पड़ता है? वो ये दिखाई पड़ता है कि सत्ता के सामने झुके नहीं। ठीक है, अपने मूल्यों पर अडिग रहने का जो हमें मूल्य दिखाई पड़ता है, अडिग रहने का मूल्य। मुझे एक चीज बताइए, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके अंदर ईमानदारी होती है, लेकिन अगर कोई बेईमान मंत्री आकर के उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है तो वो अपने मूल्यों से पीछे हट जाते हैं और सत्ता के सामने जो है चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अपने मूल्यों पर अडिग रहने का मूल्य दिखाई पड़ता है। सत्ता के सामने न झुकना, सत्ता के सामने न झुकना। अगर सच आपके साथ है तो आप उसके साथ रहिए, हमें जो है अन्य किसी बातों पर नहीं जाना। ठीक है, तो इतने पॉइंट मुझे लगता है कि आप ध्यान में रखेंगे। एक पॉइंट और आप चाहें तो लिख सकते हैं, सामाजिक समानता और न्याय का संदेश भी इन्होंने दिया। छठवां पॉइंट लिख लीजिए, सामाजिक समानता एवं न्याय का संदेश। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कोई भी जो महान नेता होगा उसके बातों में, उसके कथनों में कभी भी आप सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला कोई कथन नहीं देखेंगे। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सबको साथ ले चलने की अवधारणा होगी। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबको साथ ले चलने की, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की अवधारणा होगी। किसी भी महान नेता के कथन में कभी धार्मिक जो है भेदभाव वाले कथन आप नहीं देखेंगे, सामाजिक भेदभाव वाले कथन आप नहीं देखेंगे। सभी वर्गों की भलाई की बात करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर सामाजिक समानता की बात की, न्याय का संदेश दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति या किसी वर्ग या किसी जाति के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको दूर करना चाहिए। एक और नेता हमें दिखाई पड़ते हैं, राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खुली हुई है अयोध्या में। उनके जो मूल्य हमें दिखाई पड़ते हैं, उन मूल्यों के बिल्कुल इतर काम हो रहा है वहां पर। उनके मूल्य हमें दिखाई पड़ते हैं, आपने पढ़ा होगा भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी राम मनोहर लोहिया जी जाने जाते हैं। राम मनोहर लोहिया के नाम पर अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी खुली हुई है, उसी यूनिवर्सिटी में इनके मूल्यों के इतर सारे काम होते हैं। आप कहेंगे सर ये क्यों कह रहे हैं? इन्होंने समाजवाद को बढ़ावा दिया। अभी मैं आपसे बता रहा हूं कि इन्होंने क्या क्या कहा है। ठीक है, आप यहाँ पर आप देखेंगे राम मनोहर लोहिया जी,
ठीक है, ये कौन थे भाई? तो आप कहेंगे कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी नेता थे, ठीक है, गांधीवाद से भी प्रभावित थे, कांग्रेस का विरोध करते थे लेकिन गांधीवाद से भी प्रभावित दिखाई पड़ते। कब की चर्चा चल रही है? 1910 से लेकर के 67 तक ये जो है प्रमुख तौर पर आप सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में आपने इनकी भूमिका को पढ़ा ही होगा, ठीक है। आंदोलन में भूमिगत कार्रवाई करने में, भूमिगत कार्यवाही में योगदान दिया, ठीक है, भूमिगत कार्यवाही की, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यवाही के माध्यम से आंदोलन को बल प्रदान किया। ये आप अगर ऐतिहासिक पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शिक्षाएं क्या मिलती हैं? पहली शिक्षा क्या मिलती है? समाजवादी व्यक्ति थे ये, ठीक है, समाजवाद को प्रमोट कर रहे हैं। तो समाजवाद का तात्पर्य क्या है? समाजवाद को बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना, ठीक है। अब समाजवाद का मतलब क्या हुआ? समाज को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियां। समाजवाद का सामान्य सा मतलब है। अब समाज में कौन आएगा? समाज में सभी वर्ग के लोग आ जाएंगे, सभी वर्ग के लोग। अब आप किसी को छोड़ नहीं सकते, समाजवादी होंगे तो किसी को छोड़ नहीं सकते, सभी वर्ग के लोग, ठीक है। एक्चुअल अभी वाले समाजवादी पार्टी से मत जोड़िएगा, क्योंकि अभी वाली समाजवादी पार्टी केवल यादवों की पार्टी दिखाई पड़ती, ठीक है। तो अभी वाली समाजवादी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। समाजवाद का तात्पर्य सभी वर्ग के लोगों को साथ ले चलना, ठीक है, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, समाज में और वंचित वर्ग पर विशेष ध्यान, ठीक है, विशेष ध्यान। वंचित वर्ग में कौन? महिलाएं आ गई, वृद्ध आ गए, बच्चे आ गए, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, ठीक है, वृद्ध, ट्रांसजेंडर, LGBT। देखिए अभी हमारे यहाँ ट्रांसजेंडरों को लेकर के समाज में कई तरह की जो रूढ़ियां हैं वो भी प्रचलित है। तो ट्रांसजेंडर को लेकर के संवेदनशीलता आपके मन में होना चाहिए। किसी भी ट्रांसजेंडर को देख करके मन में किसी अनर्गल तरीके का ख्यालात और क्रियात्मक भाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो LGBT, वृद्ध हो गए, महिलाएं, बच्चे, ठीक। तो इस तरह के समाज के जो वंचित वर्ग हैं इनको समाज में साथ में ले चलना, ये समाजवाद है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो हमारे समाज की, जो हमारे राजनीतिक व्यवस्था की जो मूल है, समाजवाद को हमारा राजनीतिक व्यवस्था भी स्वीकार करता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो हमें दिखाई पड़ती है वो समाजवाद के ही पॉइंट हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है। तो ये इन्होंने इस पर बल किया, ठीक है, समाजवाद को बढ़ावा दिया। समानता, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इससे हमें समानता के मूल्य सीखने को मिलते हैं, समानता के मूल्य सीखने को मिलते हैं, ठीक है, इस बात से हमें मिलता है। दूसरा, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात की। गांधी जी से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं भाई ये स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की बात की, ठीक है। इनका कहना था कि अगर स्वदेशी रूप से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो अपना देश आर्थिक रूप से क्या होगा? सशक्त होगा। तो आर्थिक सशक्तिकरण की भी बात, ये आर्थिक सशक्तिकरण की बात भी करते हैं। बाबा रामदेव जी, आपको पता है कि ये हमारे देश की कंपनी पतंजलि नाम से चलाते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी में भी सुधार कर दिया जाए तो स्वदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों को इस्तेमाल करने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात की। आत्मनिर्भरता प्रत्येक क्षेत्रों में बात की। खाद्यान्न में भी इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। ये तब की बात चल रही जब खाद्यान्न संकट हुआ करता था अपने यहाँ, ठीक है। खाद्यान्न में, उद्योग में भी इन्होंने औद्योगिकरण को, हालांकि याद रखिए उद्योगों में कुटीर उद्योग पर बल ज्यादा दिया है।
बड़ी मशीनों का इन्होंने विरोध भी किया है। तो आप कहेंगे कुटीर उद्योग को बल दिया है। गांव में जो छोटे मोटे उद्योग दिखाई पड़ते हैं उस पर इन्होंने बल दिया है। बड़े उद्योगों का जरूर विरोध किया है, बड़े उद्योगों का विरोध। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बड़े उद्योगों का विरोध और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने सीख लिया। तीसरा, राजनीति में नैतिकता को भी इन्होंने उद्घाटित किया। इनका कहना था कि राजनीति बगैर नैतिकता के अगर है तो फिर वो राजनीति जो है हमें गर्त में ले जाएगा। तो इन्होंने राजनीति में चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो हमें लिखाई पड़ता है, राजनीति में नैतिकता के मूल्य होने चाहिए। राजनीति में नैतिकता के मूल्य नैतिकता के मूल्य होने चाहिए। आज के राजनेताओं की बात करें तो आज के राजनेता के साथ में इतने प्रकार के कांड जुड़े हुए हैं, इतने प्रकार के केस जुड़े हुए हैं कि उस पहले के राजनेता आदर्श रूप होते थे। उन राजनेताओं से हमें सीखने को मिलता था। उन्होंने कई प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन किया था, कई प्रकार के विचारधारा को जानते थे, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए उससे परिचित थे। वर्तमान में जो राजनेता हैं उनके कई प्रकार के कुकर्म नजर आते हैं, कई प्रकार के केस हैं, आपराधिक मामले हैं, वो हमारे समाज के आदर्श नहीं हो सकते हैं। अर्थात जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है ये नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर कहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। अपराधीकरण को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनकी ये बात अभी भी प्रासंगिक है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, अच्छे नेताओं का साथ में आना चाहिए। यहाँ पर सप्त क्रांति का सिद्धांत इन्होंने दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए और ये पूछा भी जाता है कई बार। सप्त क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? सप्त क्रांति का सिद्धांत ये किसने दिया भाई? इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लोहिया जी ने दिया था। इन्होंने कहा कि भाई 7 वर्ग के लोग हैं जिनमें सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, इनके लिए एक साथ 7 क्रांतियां होना चाहिए। एक साथ जो है 7 क्रांतियां चलनी चाहिए। और ये क्रांति किनके लिए इन्होंने कहा क्रांतियां चलनी चाहिए? ये क्रांति किनके लिए कहा? पहला इन्होंने बताया कि लिंग, जाति, वर्ग, रंग, भाषा, लिंग, जाति, वर्ग, ठीक है, रंग, भाषा और इसके साथ में राष्ट्र, विश्व शांति। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि अगर कहीं किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव हो रहा है तो क्रांति हो करके उसको समाप्त करना चाहिए। लैंगिक भेदभाव का मतलब क्या हुआ कि आपके समाज में महिलाओं को कम प्राथमिकता, पुरुषों को अधिक प्राथमिकता, हर जगह पुरुषों को वरीयता, इस तरह का अगर समाज है तो वहां पर क्रांति होना जरूरी है। वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लैंगिक भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्रांति होना चाहिए। जातिगत भेदभाव, ब्राह्मणों को मंदिर में प्रवेश दिया जाए और निम्न जाति के लोगों को प्रवेश न दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी अवधारणा कहीं अगर दिखाई पड़ती तो वहां जो है क्रांति होना चाहिए। वर्ग की बात करें, अमीर को जो है अधिक प्राथमिकता, मंदिर के खुच्चे से निकाल के उसको दर्शन करवा दिया जाए और जो है गरीब को सामने सीधी लाइन जो है उसमें लगा के उसको प्राथमिकता दिया जाए, तो ये गलत है। काले वाले व्यक्ति को हमेशा कहा जाए कि जो है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये काला जो शब्द है ये अपने आप में इतना भेदभावी शब्द है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो जन्मजात काला पैदा हुआ है इत्तेफाक से, वो अपने आप को संकुचित भाव में रखता है कि यार हमारी क्या गलती है, हम तो भाई पैदा हो गए काले। ठीक है, तो काला और सफेद रंग कोई सुंदरता का पैमाना नहीं होता, रंग हमेशा सुंदरता से परे होता है। ठीक है, रंगों की सुंदरता नहीं होती है, रंग कभी सुंदरता के एक खांचे में नहीं बैठता है, व्यवहार की सुंदरता मायने रखती है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अंग्रेजों ने लंबे वर्षों तक कई सारे देशों में शासन किया, इस वजह से गोरे वर्ण को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। आज भी भारतीय समाज में पढ़े लिखे लोग भी गोरे वर्ण के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जबकि काले रंग और गोरे रंग में सुंदरता का कोई मतलब ही नहीं, रंग सुंदरता से परे होता है, उदासीन होता है। ठीक,
भाषा की बात करें, कोई अंग्रेजी भाषा जानता है और कोई नहीं जानता, तो ऐसे कंडीशन में अंग्रेजी भाषा श्रेष्ठ कैसे हो गई? कोई एक भाषा का श्रेष्ठता का पैमाना क्या है? इसको लेकर के अगर कहीं भाषाई भेदभाव दिखाई पड़ता है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्र को लेकर के इन्होंने कहा कि राष्ट्र को लेकर के प्रेम होना चाहिए, और अगर राष्ट्रद्रोही प्रवृत्तियां कहीं पर हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में क्रांति होना चाहिए। विश्व शांति की बात, सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा, साथ ही साथ आप देखेंगे हमें कौन सी वसुधैव कुटुंबकम की भी यहाँ पर जो मूल्य है वो दिखाई पड़ता है। विश्व शांति की बात इन्होंने की है। जाति तोड़ो आंदोलन से ये बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। लोहिया जी का जो जाति तोड़ो आंदोलन था, जाति तोड़ो, इन्होंने किसी भी जाति को नीचा नहीं माना, ठीक है। इनका कहना था कि मंदिर में ब्राह्मण और निम्न वर्ग का व्यक्ति दोनों एक समान है, भगवान के सामने कोई व्यक्ति अलग अलग जाति का कैसे हो सकता है, ये मानव की अपनी मानसिक उपज है, ठीक है। तो जाति तोड़ो आंदोलन लोहिया जी के सामने दिखाई पड़ता है, इससे समानता के मूल्य दिखाई पड़ते हैं, असमानता के मूल्य जो है नकारात्मक मूल्य कम पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमें लोहिया जी के बारे में जानकारी मिलती है। मुझे आशा कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।